नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के छात्र दर्शकों, खबर तह तक के इस छात्र खंड के अंतर्गत आज आप संज्ञा शब्द का अध्ययन करेंगे। आप अपने चारों तरफ अगर अपनी नज़रों को दौड़ाएंगे तो वहाँ कई प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे। इसमें से कोई मंदिर हो सकता है, कोई अस्पताल हो सकता है, कोई विद्यालय हो सकता है, कोई चौराहा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, तो कोई राम हो सकता है, कोई श्याम हो सकता है, किसी को आप गीता, सीता और विभिन्न नामों से जानते हैं। और इस जिस नाम से हम उसे जानते हैं यही उसका संज्ञा कहलाता है और इसके लिए ही संज्ञा का प्रयोग होता है। वैसे तो संज्ञा शब्द से मूल रूप से यह समझा जाता है कि यह किसी के संज्ञान में लेने से संबंधित होता है और संज्ञान में कोई चीज़ कब आता है जबकि उसका नाम जाना जाए। जैसे अगर मंदिर कहते हैं तो हमारे संज्ञान में जो बातें आती है यह उस स्थल की तरफ इंगित करता है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। उसी प्रकार से राम कहने से किसी खास व्यक्ति की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और ये संज्ञा कहलाती है। अब आपको अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से संज्ञा शब्द की परिभाषा बताने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है। उम्मीद है कि आपने संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा कि यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार को लेकर इन दिनों हिंदी के व्याकरणाचार्यों के बीच मतभेद है। कोई इसके 3 भेद बताते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आते हैं। तो कोई इसे अंग्रेजी व्याकरण की ही तरह 5 भागों में विभक्त करते हैं जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा आते हैं जो व्याकरणाचार्य सिर्फ 3 भागों में विभाजित करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा वे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पाते हैं। अब इन सभी संज्ञाओं के परिभाषा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर राम, यहाँ राम एक खास व्यक्ति का बोध कराता है। गंगाराम अस्पताल या किसी खास अस्पताल के बारे में बताता है। हनुमान मंदिर या मंदिरों में से एक विशिष्ट प्रकार का मंदिर जिसमें हनुमान जी की पूजा होती है उसकी तरफ इशारा करता है। अब इसे आपको अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा वैसे शब्द हैं जो एक खास जातियों के बारे में इंगित करते हैं। इससे अलग अलग व्यक्ति का
बोध तो होता ही है, लेकिन उस समूह के अंतर्गत आने वाले ऐसे विभिन्न अलग अलग व्यक्ति स्थान ही इसमें समावित होते हैं, और इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक समस्त जाति के बारे में यह बताता है। इसे अगर आप उदाहरणों के द्वारा समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य कहने से सारे मनुष्य की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, चाहे वे भारत में रहने वाले मनुष्य हों, या अफ्रीका में रहने वाले हों, या अंटार्कटिका में रहने वाले हों। हर एक प्रकार के मनुष्य का बोध हो जाता है। पक्षी, जब पक्षी सब कहा जाता है तो हमारा ध्यान तमाम पक्षियों की तरफ चला जाता है, जिसमें कौवा से लेकर कोयल और गोरैया से लेकर शुतुरमुर्ग, मोर आदि सभी पक्षियों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। इसी प्रकार पर्वत कहने से हमारा ध्यान सभी पर्वतों की तरफ चला जाता है, चाहे वह भारत और नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, आल्प्स हो, या एंडी, सभी की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो अगर आपको जातिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा व्याकरण के अनुसार देने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा वे शब्द है जिससे समस्त जातियों का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर पक्षी, पर्वत आदि की चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर को आपसे की। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द हैं जिससे उन वस्तुओं के नाम की तरफ हमारा ध्यान जाता है जिन्हें तौला जाता है या मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, किरासन तेल, हल्दी आदि, ये सभी तौले जाते हैं और तौल कर ही बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि भी आते हैं। और इसको अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे शब्दों को कहते हैं जो उन नामों को बताता है जिसे तौला या मापा जा सकता है। अब बात समूहवाचक संज्ञा की। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये समूह में होते हैं, गुच्छों में होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आपने अंगूर को देखा होगा तो ये गुच्छों में बाजार में बिकते हैं। केला गोंद में बिकता है या दर्जन में बिकता है। तो इस प्रकार से जो समूह में पाए जाते हैं और उसके नामकरण के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह समूहवाचक संज्ञा करता है। अब आप अगर इस समूहवाचक संज्ञा को व्याकरण के दृष्टिकोण से परिभाषित करना चाहेंगे तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी वैसे शब्द जो किसी समूह का नाम बताता हो। उदाहरण के तौर पर सेना, ये समूह में पाए जाते हैं। भीड़, कई लोगों के इकट्ठे समूह को भीड़ कहा जाता है। मेला आदि। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह भाव बताता है। भाव क्या होता है? किसी वस्तु का
एक अपना लाक्षणिक गुण होता है, उसकी विशिष्ट अवस्था होती है, और यही अवस्था उसका भाव कहलाता है। जैसे मिठास, कड़वाहट, अपनापन आदि। अब अगर आप इसे व्याकरण के दृष्टिकोण से परिभाषित करना चाहें तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होगी वैसे सब जो किसी वस्तु, स्थान के भाव, गुण, दोष आदि के बारे में बताता हूँ, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मोटापा, चिल्लाहट आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने के कई तरीके हैं। कई शब्दों में रूप परिवर्तन कर हम उससे भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रैण आदि। इसके अलावा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। जैसे अपना से अपनापन, निज से निजता आदि। इसके अलावा क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रोना से रुदन, चिल्लाना से चिल्लाहट, जमना से गमन आदि। इस प्रकार से आज आपने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के या भाव के नाम का प्रकटीकरण होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा आते हैं। इन सभी की परिभाषा आपको बता दी गई है, और इस पाठ के साथ जगह जगह पर इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी है जो आपको इन नामों को याद करने में मददगार होगा। और उम्मीद की जाती है कि आप संज्ञा शब्द के बारे में अब तक बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब अगले दिन मैं फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दूसरे पाठ को लेकर आप सबके समक्ष